हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम क्लास 6 की हिस्ट्री का 8 चैप्टर डेट इज़ द फर्स्ट एम्पायर इसके बारे में बात करेंगे। इसमें हम पहले क्या सिचुएशन थी, उसके बाद अलेक्जेंडर, उसके बाद मौर्यन एम्पायर, उसमें बिंदुसार, अशोका और चंद्रगुप्त, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। बैटल ऑफ कलिंगा और अशोका के जो एडिक्ट्स हैं जो धम्मा से रिलेटेड हैं और मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन, इन सब के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले द प्रिवेलिंग सिचुएशन, यानी कि उस समय जब नए एम्पायर्स बन रहे थे क्या सिचुएशन थी। बाय अराउंड 323 BCE, Magda, the major Indian kingdom of that time, was ruled by a king who was unpopular amongst his people. अराउंड 323 BCE के आसपास जो मगध एम्पायर है इंडियन किंगडम का, मतलब इंडियन सब कॉन्टिनेंट का, वो एक अच्छा एम्पायर था, लेकिन उसका जो किंग है वो बहुत अनपॉपुलर था पीपल, वहाँ के आम जनता के बीच में, यानी कि लोग उसको ज़्यादा पसंद नहीं करते थे। द किंगडम हैड स्प्रेड ओवर अ वास्ट एरिया, किंगडम बहुत वास्ट एरिया में फैला हुआ था, बट द रूलर्स वर ग्रेजुअली लूजिंग कंट्रोल एज द पीपल डिड नॉट हैव फेथ इन द रूलर एनी मोर। लेकिन जो रूलर हैं वो आम जनता का जो फेथ है उसको लूज़ कर रहे थे और उनका जो कंट्रोल है इस वास्ट एरिया पर वो भी लूज़ होता जा रहा था धीरे धीरे, ग्रेजुअली। अदर स्मॉलर स्टेट्स वर ऑल्सो इन द स्टेट ऑफ डेस्पेयर, यानी कि जो स्मॉलर स्टेट है, मगध के अलावा जो स्मॉलर स्टेट है, उन लोगों का भी क्या है, जो विश्वास है वो इस वास्ट एम्पायर से ख़त्म होता जा रहा था। उसके अलावा फॉरेन इन्वेडर्स हैड ओवररन लार्ज सेक्शंस ऑफ द कंट्री। फॉरेन इन्वेडर्स जो हैं, जिसमें अलेक्जेंडर का नाम सबसे पहले आता है, वो अपने पंजे जमाने लगे थे, यानी कि धीरे धीरे इस एरिया में अपना कब्जा करने लग गए थे। अलेक्जेंडर, अ वेरी एम्बिशियस ग्रीक किंग, वॉज प्रोग्रेसिंग टुवार्ड्स इंडिया। जो अलेक्जेंडर है वो एक एम्बिशियस ग्रीक किंग था जो इंडिया की तरफ लगातार बढ़ रहा था। अलेक्जेंडर्स एफर्ट टू कॉन्कर इंडिया, कि अलेक्जेंडर ने क्या क्या एफर्ट्स किए इंडिया को जीतने के लिए। अलेक्जेंडर एंटर्ड इंडिया थ्रू द कुश माउंटेन। हिंदकुश माउंटेन यानी कि ज़मीनी रास्ते से, यूरोप से अलेक्जेंडर इंडिया में एंटर हो गया था। ही फॉट हिज वे थ्रू एंड बाई 326 BCE ही हैड क्रॉस द इंडस रिवर। लगभग 326 BCE के आसपास उसने इंडस रिवर को क्रॉस कर लिया था। हेयर ही मेट द किंग ऑफ तक्षशिला विच इज़ लोकेटेड नियर इस्लामाबाद, द कैपिटल सिटी ऑफ मॉडर्न डे पाकिस्तान। यानी कि आज के पाकिस्तान में जो इस्लामाबाद है वहाँ पर पहले एक स्टेट था जिसका नाम था तक्षशिला। तो वहाँ के किंग से जो है अलेक्जेंडर मिल गए थे। द किंग वेलकम्ड अलेक्जेंडर एंड एक्सटेंडेड हिज जेनरियस हॉस्पिटैलिटी टू अलेक्जेंडर एंड हिज मैन, यानी कि जो वहाँ के जो तक्षशिला के जो किंग थे उन्होंने अलेक्जेंडर का वेलकम किया था। उसके अलावा मतलब उसकी आदर सत्कार किया था उसका, और उसकी जो सेना है उसका भी। ही ऑल्सो प्रोवाइडेड 5000 ट्रूप्स टू हेल्प अलेक्जेंडर इन द फ्यूचर कॉन्क्वेस्ट, नोटेबली अगेंस्ट किंग पोरस हिज नेबर। और उसने 5000 सैनिक भी अलेक्जेंडर को दिए थे अपनी तरफ से, ताकि वो जो किंग पोरस है तक्षशिला का नेबर में, किंग पोरस, उसको वो हरा सके। अलेक्जेंडर कन्फर्टेड द 2000 स्ट्रॉन्ग एलिफेंट आर्मी ऑफ किंग पोरस। जो अलेक्जेंडर है उसने किंग पोरस के लगभग 2000 हाथियों की सेना से सामना किया था एंड वॉज सक्सेसफुल इन डिफीटिंग हिम। लेकिन जो अलेक्जेंडर है वो किंग पोरस को हराने में सक्सेसफुल हो गया था। ही हाउएवर रीइंस्टेटेड हिम एंड मेड हिम हिज एलाई। लेकिन उसने किंग पोरस को गद्दी से नहीं हटाया बल्कि राजा बनाए रखा और अपना एक संधि स्थापित कर ली थी वहाँ पर। हिज आर्मी हैड रीच नियर द प्रेजेंट डे लाहौर। उसकी आर्मी आज के लाहौर तक पहुँच चुकी थी। When for the first time his soldiers refused to obey him, लेकिन लाहौर तक पहुंचने के बाद उसके जो सैनिक हैं उन्होंने उसकी आज्ञा को मानने से इनकार कर दिया था फर्स्ट टाइम। दे वर ट्राइड एंड एग्जॉस्टेड ऑफ कॉन्टिन्यूस वॉर ओवर अ लॉन्ग स्ट्रेच। लगातार लंबे युद्ध से उसकी जो सेना है वो थक चुकी थी और उन्होंने उसको बोला कि भाई अब हम युद्ध नहीं लड़ सकते, हमें रेस्ट चाहिए। Alexander left the occupied territories on the west of the Indus River under the control of his
जनरल सेल्यूकस निकेटर एंड रिटर्न टू द ग्रीस। जो जीती हुई टेरिटरीज़ थी इंडस रिवर की वेस्ट की, यानी कि जो पोरस वाली जो थी, इंडस रिवर की वेस्ट की जितनी भी टेरिटरीज़ थी वो सब सेल्यूकस निकेटर के अंडर करके, जो उसका जनरल था यानी कि सेनापति टाइप था, तो वो ग्रीस वापस लौट गए थे। लेकिन रास्ते में ही इन 323 BCE अलेक्जेंडर डाइड एट बेबीलोन, उनकी मृत्यु हो गई थी बेबीलोन में। द एग्जिट ऑफ अलेक्जेंडर एंड ग्रेजुअल डिक्लाइन ऑफ मगधा लेड टू अ ब्रेकिंग अप ऑफ टेरिटरीज हेल्ड बाय देम। अलेक्जेंडर का बाहर निकलना और मगध से लोगों का विश्वास हटना, एक बहुत बड़े एम्पायर का क्या हो गया था, उसमें ब्रेकिंग अप स्टार्ट हो गया था। बाय दिस chaotic पीरियड अ न्यू लीडर कॉल्ड चंद्रगुप्त मौर्य एमर्ज्ड। ये अव्यवस्थित जो पीरियड आया अलेक्जेंडर का और मगध का, तो एक नया लीडर उभर कर आया जिसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। ही बिकम द फाउंडर ऑफ फर्स्ट एम्पायर ऑफ इंडिया। ये इंडिया के फर्स्ट एम्पायर के क्या बने, फाउंडर बने, द मौर्यन एम्पायर। और वो क्या, किसके फाउंडर बने, मौर्यन एम्पायर के। कौन, चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्यन एम्पायर के बारे में पढ़ते हैं। चाणक्य ऑल्सो नोन एज द कौटिल्य वॉज अ टीचर इन तक्षशिला व्हेन अलेक्जेंडर केम फ्रॉम द वेस्ट टू एनेक्स द सराउंडिंग टेरिटरीज। तो जो चाणक्य हैं वो तक्षशिला में टीचर थे जब अलेक्जेंडर इंडिया में आया था टेरिटरीज को ऑक्यूपाइड करने के लिए। द किंग ऑफ तक्षशिला एंड गंधार बिकम एलाइज ऑफ अलेक्जेंडर। जो तक्षशिला और गंधार जो दो एरियाज थे वो संधि मतलब एलाइज बन गए थे, किसके, अलेक्जेंडर के। चाणक्य हाउएवर प्लान टू डिफीट अलेक्जेंडर एंड सोट हेल्प फ्रॉम अदर किंग्स टू यूनाइट एंड फाइट अलेक्जेंडर। लेकिन जो चाणक्य हैं उनका क्या प्लान था अलेक्जेंडर को हराने का, और उन्होंने हेल्प मांगी अदर किंग्स से, यानी कि जो और राजा थे, कि भाई आप सब यूनाइट हो जाइए और अलेक्जेंडर के विरोध में फाइट कीजिए। Porus, a king of Punjab, was the only local king who challenged Alexander, but he was defeated at the Battle of Hydaspes River, known as the Jhelum River in India. तो वो जो जितने भी और राजा महाराजा थे वो सब यूनाइट नहीं हुए, अलेक्जेंडर के खिलाफ फाइट नहीं की, लेकिन सिर्फ एक पोरस जो राजा हैं पंजाब के, उन्होंने ही अलेक्जेंडर को चैलेंज किया था, लेकिन वो भी बैटल में हार गए थे जो झेलम रिवर के पास में हुई थी। चाणक्य डेट वेंट फर्दर ईस्ट ऑफ मगध टू सीक हेल्प ऑफ धनानंदा। जो चाणक्य हैं वो ईस्ट में गए थे मगध से हेल्प मांगने के लिए। उस टाइम पर राजा कौन थे, धनानंद, हु रूल्ड द वास्ट नंदा एम्पायर, जो नंदा एम्पायर को रूल कर रहे थे उस टाइम पर, विच एक्सटेंडेड फ्रॉम बिहार एंड बंगाल इन द ईस्ट टू पंजाब एंड सिंध। जो बिहार और बंगाल से लेकर ईस्ट में पंजाब और सिंध तक फैला वेस्ट में। बट द धनानंदा रिफ्यूज टू हेल्प हिम, लेकिन चाणक्य की हेल्प करने से इनकार कर दिया था धनानंद ने। आफ्टर दिस इंसिडेंट चाणक्य परस्यूडेड हिज डिसाइपल चंद्रगुप्त टू बिल्ड एन एम्पायर डेट कुड प्रोटेक्ट द इंडियन टेरिटरीज फ्रॉम फॉरेन इन्वेजन। जब धनानंद ने मना कर दिया था तब चाणक्य ने अपने एक डिसाइपल, उसका शिष्य बोल सकते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य, उसको तैयार किया एक वास्ट एम्पायर बिल्डअप करने के लिए, ताकि वो इंडियन टेरिटरीज़ को फॉरेन इन्वेजन से क्या कर सके, प्रोटेक्ट कर सके। कि भाई हमें एक ऐसा स्ट्रॉन्ग एम्पायर बिल्डअप करना चाहिए ताकि हमें जो एक अखंड भारत का निर्माण करना चाहिए, कि छोटे छोटे जो राजा महाराजा हैं वो सब यूनाइट हो सके उस अखंड भारत में। ये चाणक्य की सोच थी। तो चंद्रगुप्त एट द एज ऑफ 20, सिर्फ 20 साल की उम्र में ही फाइनली ओवरथ्रू किंग धनानंद को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने राज्य संभाला एंड टुक ओवर द रीन ऑफ द किंगडम इन 321 BCE। और किंगडम पर कब गद्दी पर बैठ गया था वो, 321 BCE में। दस इट वॉज द 321 BCE डेट चंद्रगुप्त मौर्य अंडर द डायरेक्ट पैट्रोनेज ऑफ द जीनियस ऑफ चाणक्य फाउंडेड द मौर्यन डायनेस्टी। तो 321 BCE में चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी हेल्प से, चाणक्य की हेल्प से मौर्यन डायनेस्टी को क्या किया, फाउंड किया। अब हम पढ़ते हैं द रेन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य फर्स्ट मेजर चैलेंज वो सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर जो अलेक्जेंडर का सेनापति था, सबसे मेजर चैलेंज वही था उस टाइम पर चंद्रगुप्त मौर्य के लिए। सेल्यूकस अटेम्प्टेड टू रिगेन द टेरिटरीज टू द ईस्ट ऑफ इंडस।
जो ईस्ट में इंडस के जो ईस्ट में जो टेरिटरीज़ हैं, सेल्यूकस उसको फिर से क्या करना चाहता था, रीगेन करना चाहता था, वंस हेल्ड बाय द अलेक्जेंडर एंड डस केम इनटू द कन्फ्लिक्ट विद चंद्रगुप्त मौर्य। जो अलेक्जेंडर ने छोड़ दी थी, लेकिन सेल्यूकस निकेटर उसे रीगेन करना चाहता था, कैप्चर करना चाहता था, इसीलिए चंद्रगुप्त मौर्य के साथ उसके कन्फ्लिक्ट्स थे। इन 305 BCE दे फोर्ट अ बैटल। तो 305 BCE में सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त के बीच में एक बैटल होती है और उसके बाद एक पीस ट्रीटी साइन की जाती है उन दोनों के बीच में। सेल्यूकस कंसीडर्ड ऑल द टेरिटरीज टू द ईस्ट टू द इंडस ऑफ द इंडस रिवर टू चंद्रगुप्त मौर्य। तो इंडस रिवर के ईस्ट की जितनी भी टेरिटरी थी, सेल्यूकस निकेटर सब चंद्रगुप्त को लौटा देते हैं। द मौर्यन एम्पायर नाउ एक्सटेंडेड ओवर एन एक्सट्रीमली लार्ज एरिया एक्सटेंडेड ओवर 50 लाख स्क्वायर किलोमीटर। अब जो मौर्यन एम्पायर है वो लगभग 50 लाख स्क्वायर किलोमीटर के अराउंड में फैल गया था। Gradually, under the able leadership and the sound administrative abilities of Chandragupta, assisted by the Chanakya, the Mauryan Empire conquered the Trans-Indus region. देखो, चंद्रगुप्त मौर्य की लीडरशिप, उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी और चाणक्य का साथ, इन तीनों की वजह से जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं उन्होंने ट्रांस इंडर रीजन यानी कि जो इंडस का वेस्ट का जो रीजन है उसको भी क्या कर लिया था, कॉन्कर कर लिया था, जीत लिया था। अंडर चंद्रगुप्त एंड हिज सक्सेसर बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेड, एग्रीकल्चर एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज thrived and expanded across India thanks to the creation of a single and efficient system of finance, administration and security। देखो, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर जो इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रेड है, एग्रीकल्चर है, उसके अलावा जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, सब एक्सपेंड हुई थी पूरे इंडिया के अंदर। और ये किसकी वजह से हुआ कि ये एक ही सिंगल एंड एफिशिएंट सिस्टम ऑफ फिनेंस, एडमिनिस्ट्रेशन एंड सिक्योरिटी यानी कि पूरे देश में एक ही सिस्टम की वजह से हुआ। जब अखंड भारत बन गया था, इस वजह से ये सब हुआ। इट एक्सटेंडेड इन द नॉर्थ अलोंग द नेचुरल बाउंड्रीज ऑफ हिमालयाज, ये नॉर्थ तक फैल गया था, हिमालयाज तक, एंड टू द ईस्ट स्ट्रेचिंग इनटू व्हाट इज़ नाउ असम, ईस्ट की तरफ ये असम तक, आज के असम तक फैल गया था। टू द वेस्ट इट रीच बियॉन्ड द पाकिस्तान, मॉडर्न डे पाकिस्तान एंड सम पोर्शंस ऑफ एरिया ऑफ द प्रेजेंट डे अफगानिस्तान। यानी कि नॉर्थ में हिमालयाज, ईस्ट में असम और वेस्ट में पाकिस्तान और कुछ एरिया अफ़गानिस्तान, यहाँ तक पूरे नॉर्थ इंडिया में सिर्फ मौर्यन एम्पायर फैल गया था। उसके बाद आते हैं बिंदुसार, यानी कि जो चाणक्य चंद्रगुप्त के बेटे हैं, रूल ऑफ बिंदुसार के बारे में अब हम पढ़ते हैं। द एम्पायर एक्सपेंडेड ऑफ द टू इंडिया सेंट्रल एंड सर्दर्न रीजन्स अंडर एम्परर बिंदुसार। देखो, चंद्रगुप्त के टाइम पर नॉर्थ इंडिया पे पूरा कैप्चर था, लेकिन बिंदुसार के टाइम पर सेंट्रल और सर्दर्न रीजन में भी मौर्यन एम्पायर फैल गया था। बट इट एक्सक्लूडेड अ स्मॉल पोर्शन ऑफ अनएक्सप्लोर्ड ट्राइबल एंड फॉरेस्टेड रीजन नियर कलिंगा। लेकिन फिर भी जो कलिंग रीजन था, जो कि ट्राइबल और फॉरेस्टेड रीजन था, वो फिर भी एक्सक्लूडेड रहा था, मौर्यन एम्पायर से बाहर ही रहा था। The Mauryan Empire had its capital city at पाटलिपुत्र नियर मॉडर्न डे पटना। मौर्यन एम्पायर की कैपिटल क्या थी? पाटलिपुत्र। और कहाँ थी? पटना में, आज के पटना के पास। कलिंगा विच इज़ अ मॉडर्न डे उड़ीसा, कलिंग जो आज का उड़ीसा है, वॉज अर्लियर पार्ट ऑफ मगध एम्पायर बट बिकम इंडिपेंडेंट। पहले ये मगध एम्पायर का पार्ट था, लेकिन बाद में ये इंडिपेंडेंट हो गया था किंग धनानंद के टाइम पर। कलिंग हैज़ मैनेज टू डिफीट द एक्सपेनिस्ट डिज़ाइंस ऑफ बोथ चंद्रगुप्त एंड हिज सन बिंदुसार। तो जो कलिंग है वो उसने दोनों मतलब डिफीट को मैनेज किया, चाहे वो चंद्रगुप्त हो चाहे बिंदुसार हो, दोनों कलिंग को नहीं जीत पाए थे। कलिंग ने मैनेज किया था अपनी डिफीट को, उनकी एक्सपेनिस्ट डिज़ाइंस को, किसके? चंद्रगुप्त और बिंदुसार के। तो कलिंग उनके कंट्रोल में नहीं आ पाया था। उसके बाद आते हैं बिंदुसार के बेटे अशोक। Within 7 years of taking over the reign of the Mauryan Empire, Ashoka, the son of Bindusar, decided to annex Kalinga। 7 साल उन्होंने राज किया, उसके बाद उन्होंने कलिंग को एनेक्स्ट करने के बारे में सोचा। He waged a several war over Kaling in 261 BCE। उन्होंने बहुत सारी वॉर मतलब लड़ी, कलिंग के ऊपर स्टार्ट कर दी थी। अशोका वो सक्सेसफुल इन डिफीटिंग द आर्मी ऑफ कलिंग। लेकिन जो अशोका है वो
कलिंगा जो है उसकी आर्मी को डिफीट करने में सक्सेसफुल हो गए थे, बट देयर वॉज अ वेरी हैवी लॉस ऑफ लाइफ इन दिस वॉर। बहुत ज़्यादा सैनिकों की, लोगों की मृत्यु हुई थी इस युद्ध में। इट इज़ सेड दैट नियरली 1 लाख पीपल लॉस्ट देयर लाइफ ऑन द बोथ साइड, and waters of the Daya river running next to the battlefield turned red with the blood of those killed। तो लगभग 1 लाख लोगों की मृत्यु हुई, और जो दया रिवर है जो कि युद्ध के मैदान के पास में बहती थी, तो उस नदी का पानी भी क्या हो गया था, लाल हो गया था। वॉकिंग थ्रू द बैटल फील्ड, जब उस बैटल फील्ड से यानी कि युद्ध के मैदान से जो एम्परर अशोका हैं वो गुजरे थे, तब उन्होंने लोगों का दुख देखा, पेन देखा, और उनके हृदय में बहुत ज़्यादा घात हुआ। और जब वो मृत्यु का सीन देखा तब इट इज़ सेड दैट इट वॉज सो मूव्ड बाय द साइट दैट ही डिसाइडेड दैट ही वुड नाउ इंडल्ज इन एनी मोर वॉर्स एंड किलिंग्स। तो उन्होंने मूव ऑन कर लिया था कि भाई आज के बाद वो ना तो किसी वॉर में शामिल होंगे और ना ही हत्याओं में शामिल होंगे। तो ये अशोका का कलिंग वॉर के बाद जो हृदय परिवर्तन हुआ, उसके बाद द आफ्टर मैथ ऑफ द बैटल, क्या रिजल्ट, मतलब उस बैटल के बाद क्या हुआ। आफ्टर द बैटल ऑफ कलिंगा एंड सीइंग द प्लाइट ऑफ द डेड एंड द वाउंडेड, मतलब कलिंग की वॉर के बाद जब अशोका ने बहुत ज़्यादा डेड बॉडीज़ देखी, लोगों के ज़ख्म देखे, खून देखा, अशोका वॉज इमोशनली मूव्ड। इमोशनली वो मूव ऑन कर चुके थे कि भाई आज के बाद युद्ध नहीं लड़ना। He took it upon himself to spread the message of peaceful coexistence called धम्मा। और अपने आप का या अपना जीवन उन्होंने किस चीज़ में लगा दिया कि पीसफुल कोएग्जिस्टेंस का जो मैसेज है वो हर लोगों तक पहुंचाना है, जिसको उन्होंने बोला धम्मा। और धम्मा की जो हाइलाइट्स हैं वो क्या है, बी काइंड टू एवरी वन इंक्लूडिंग एनिमल्स, कि भाई हर किसी पर दया दिखानी है, एनिमल्स को इंक्लूड करके, एनिमल्स पर भी कोई अत्याचार नहीं करना है। ट्रीट ऑल ह्यूमन बींग्स एल्डर एंड यंग विद रिस्पेक्ट, चाहे वो हर ह्यूमन बीइंग को, एल्डर हो, यंग हो, सबको इज्जत देना है। फॉलो द पाथ ऑफ नॉन वायलेंस पाथ को फॉलो करना है। रिस्पेक्ट ऑल द रिलीजन, सारे रिलीजन्स को फॉलो करना है। डिनाउंस एक्सपेंसिव रिचुअल्स एंड लीव अ सिंपल लाइफ, जो एक्सपेंसिव रिचुअल्स हैं यानी कि जो महंगे महंगे आडंबर वगैरह होते हैं वो नहीं करनी है, बल्कि एक सिंपल लाइफ जीनी है। ही सेंट आउट मैसेंजर्स टू स्प्रेड द धम्मा डिस्क्राइब्ड अबोव, उन्होंने मैसेंजर्स भेजे जगह जगह पर धम्मा के बारे में बताने के लिए। द मैसेंजर्स केम्स टू बी कॉल्ड धम्मा महामंताज, और जो मैसेंजर्स थे जो धम्मा के बारे में लोगों को बताते थे उनको धम्मा महामंताज बोला गया। दीज धम्मास वर also inscribed on the rock and pillar to ensure that they remained etched for future। तो ये जो धम्मा का जो मैसेज है उन मैसेजेस को रॉक्स पे, पिलर्स पर भी खुदवाया गया ताकि वो फ्यूचर के लिए भी क्या हो सके, सेफ रह सके। अशोका मेंटेन्ड अ लार्ज एंड पावरफुल आर्मी, अशोका ने बहुत लार्ज और पावरफुल आर्मी बनाई थी टू कीप पीस एंड मेंटेन कंट्रोल ओवर द लार्ज एम्पायर, जो पीस स्थापित कर सके और कंट्रोल को क्या कर सके, मेंटेन कर सके कंट्रोल को इतने बड़े एम्पायर पे। ही एक्सपेंडेड फ्रेंडली रिलेशंस विद स्टेट अक्रॉस एशिया एंड यूरोप, उन्होंने फ्रेंडली रिलेशन बनाए एशिया के बाहर, यूरोप से भी। एंड ही स्पॉन्सर्ड बुद्धिस्ट मिशंस, और वो बुद्धिस्ट जो मिशंस होते थे, उनकी जो सभाएं वगैरह होती थी, उन सबको स्पॉन्सर भी करते थे। He started massive public work building campaign across the country. Over 40 years of peace, harmony and prosperity made Ashoka one of the most successful and famous monarchs इन इंडियन हिस्ट्री। देखो उन्होंने बहुत सारे कैंपेन चलाए थे वर्क बिल्डिंग पूरे कंट्री में करने के लिए, पब्लिक को इकट्ठा करने के लिए, धम्मा का मैसेज देने के लिए। और 40 साल के उनके पीस, हारमनी और प्रॉस्पेरिटी का जितना भी काम था, तो जो अशोका हैं वो इंडियन हिस्ट्री के सबसे सक्सेसफुल और फेमस मोनार्क राजा माने जाते हैं आज भी। ही रिमेन्स एंड आइडलिस्ट फिगर ऑफ इंस्पिरेशन ऑफ मॉडर्न इंडिया, आज भी वो एक इंस्पिरेशनल फिगर हैं मॉडर्न इंडिया के टाइम, आज भी मतलब।
तो जो एडिक्ट्स ऑफ अशोका है, यानी कि अशोका के क्या अध्यादेश थे, उनके क्या आदेश थे जो शिलालेखों पर लिखे जाते थे, खुदवाए जाते थे, डिग किए जाते थे। द एडिक्ट्स ऑफ अशोका सेट इन अ स्टोन, वो स्टोन पर खुदवाते थे उनको, आर फाउंड थ्रू आउट द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, पूरे सब कॉन्टिनेंट में उनके जो शिलालेख वगैरह हैं मिलते हैं। रेंजिंग फ्रॉम अफगानिस्तान इन द नॉर्थ वेस्ट टू द आंध्र इन द साउथ, आंध्र प्रदेश के नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट में भी, यानी कि नॉर्थ अफ़गानिस्तान से लेकर आंध्र प्रदेश तक, मतलब पूरा उनके पूरे इंडिया में क्या मिलते थे, उनके एडिक्ट्स मिलते थे। ऑल दो प्रीडोमिनेंटली रिटर्न इन प्राकृत, जो कि प्राकृत लैंग्वेज में, यानी कि प्राकृतिक लैंग्वेज में, प्राकृत लैंग्वेज में लिखे जाते थे, आम भाषा में उस टाइम पर जो लोग बोलते हैं, यानी कि कोई कठिन लैंग्वेज नहीं थी संस्कृत वगैरह, नॉर्मल प्राकृत लैंग्वेज जो लोग आम बोलचाल में बोलते थे उस टाइम पर। 2 ऑफ देम वर रिटन इन ग्रीक, जिसमें से 2 ग्रीक में लिखे गए हैं, एंड 1 और इन बोथ ग्रीक एंड अरेबिक, जो उनमें से एक ग्रीक और अरेबिक में लिखा जाता था। द इंस्क्रिप्शन रिफ्लेक्ट अशोकाज बिलीव, जो इंस्क्रिप्शंस थे वो क्या क्या दिखाते थे, अशोका का बिलीव, कि भाई वो किस चीज़ में यकीन करते हैं, इन बुद्धिस्ट कंसेप्ट ऑफ धर्मा, जो कि बुद्धिस्ट कंसेप्ट में बिलीव करते थे, डेट इज़ धर्मा, जिसको बोलते हैं राइटेडनेस, यानी कि सही करना चीज़ों को। एंड हिज एफर्ट्स टू डेवलप द धर्मा थ्रू आउट द किंगडम, और उसके एफर्ट्स को दिखाते थे जो धर्म को फैलाने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं पूरे किंगडम में। आफ्टर द कलिंग वॉर द एम्पायर एक्सपीरियंस्ड हाफ अ सेंचुरी ऑफ पीस एंड सिक्योरिटी अंडर अशोका रूल। कलिंग वॉर के बाद लगभग 50 सालों तक जो एम्पायर है उन्होंने क्या एक्सपीरियंस किया, पीस एंड सिक्योरिटी। इंडिया वॉज अ प्रॉस्पेरस एंड स्टेबल एम्पायर ऑफ ग्रेट इकोनॉमीज एंड मिलिट्री पावर हुज पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस एंड ट्रेड एक्सटेंडेड अक्रॉस वेस्टर्न एंड सेंट्रल एशिया एंड यूरोप। इंडिया जो है एक बहुत प्रॉस्पेरियस और स्टेबल एम्पायर के रूप में उभर कर आया, जिसमें इकोनॉमिक और मिलिट्री दोनों पावर उनकी बढ़ी, ट्रेड बढ़ा, कहाँ पर, वेस्टर्न एंड सेंट्रल एशिया में भी और यूरोप में भी। मौर्यन इंडिया ऑल्सो इंजॉयड एन एरा ऑफ सोशल हारमनी, जो मौर्यन के टाइम पर जो इंडिया था उन्होंने सोशल हारमनी को अपनाया। एक्सपेंशन ऑफ साइंस एंड ऑफ द नॉलेज, साइंस को का भी एक्सपेंशन हुआ और नॉलेज का भी। अब हम लास्ट में बात करते हैं मौर्यन का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता था। द मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन वॉज वास्ट, भाई इतना बड़ा एम्पायर है तो एडमिनिस्ट्रेशन, भाई द मौर्यन एम्पायर तो वास्ट था ही, एंड इट वॉज नेसेसरी टू हैव अ साउंड एडमिनिस्ट्रेशन, इसीलिए एडमिनिस्ट्रेशन का भी बहुत अच्छा होना ज़रूरी है। भाई इतने बड़े एम्पायर को संभालने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन तो अच्छा होना ही चाहिए ऑब्वियसली। टू मैनेज पीपल ऑफ सच वास्ट किंगडम, द नीड फॉर मनी फॉर मेंटेनिंग अ ह्यूज आर्मी, भाई मनी भी चाहिए क्योंकि आर्मी को मेंटेन तो करना ही है, एंड एक्सपेंडिचर ऑन द डेवलपमेंट ऑफ स्टेट, और स्टेट के डेवलपमेंट पर भी एक्सपेंडिचर करना है, तो मनी उन लोगों को चाहिए ही थी। द एडमिनिस्ट्रेशन डेट वॉज ऑर्गेनाइज्ड वॉज बिलीव टू बी बेस्ड ऑन द गाइडेंस ऑफ चाणक्य, तो जो एडमिनिस्ट्रेशन था उस टाइम का वो किस तरह से ऑर्गेनाइज्ड किया गया था, वो चाणक्य जो थे उनकी गाइडेंस पर बेस्ड था। द पॉलिटिकल सेटअप कैसा था, द किंग हैड द सुप्रीम पावर, जो किंग है उसके पास सबसे सुप्रीम पावर थी ऑब्वियसली। ही वॉज एडवाइज्ड बाय द मिनिस्टर नोन एज द मंत्री परिषद, तो जो किंग है वो मिनिस्टर्स के द्वारा एडवाइज्ड किए जाते थे, जिसको मंत्री परिषद बोला जाता है। द गवर्नेंस ऑफ द स्टेट है डिफरेंट सेक्शंस, तो जो गवर्नेंस है उसके सेक्शंस बांटे गए थे गवर्नेंस के, जैसे सिक्योरिटी का अलग, रिवेन्यू का, ट्रेजरी का अलग, और ये जितने भी सेक्शंस हैं वो कंट्रोल और मैनेज किए जाते थे उन पर्सन्स के द्वारा जो रूलर यानी कि राजा के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं उनके द्वारा। उसके अलावा प्रोविंसेस यानी कि जो स्टेट्स हैं, छोटे छोटे प्रोविंसेस हैं, वो किसके द्वारा किए जाते थे, एडमिनिस्टर। द एम्पायर वॉज डिवाइडेड इंटू सेवरल प्रोविंस, तो पूरा बड़ा जो एम्पायर था उसको छोटे छोटे हिस्सों में बांटा गया था, उनको प्रोविंसेस बोला गया। और वो किसके कंट्रोल में थे, वो गवर्नर्स के कंट्रोल में थे। और वो कौन थे, वो प्रिंस होते थे रॉयल फैमिली से, और उनको कुमार बोला जाता था। और जो ये प्रोविंस थे ये आज के डिस्ट्रिक्ट मान लो, और उन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर बहुत सारे विलेजेस मतलब गांव होते थे।
जुडिशरी कैसे काम करती थी, तो किंग तो सुप्रीम जज था ही, उसके अलावा लोअर कोर्ट्स थे, पंचायत थी लोअर लेवल पर। द किंग हिमसेल्फ कुड ऑल्सो बी एड्रेस्ड बाय द कॉमन मैन फॉर जस्टिस, और जो किंग थे, जो राजा थे, वो अपने दरबार में भी जस्टिस करते थे आम जनता के लिए। रिवेन्यू कलेक्शन यानी कि टैक्स कैसे लिया जाता था, ऑफिशियल्स वर अपॉइंटेड टू कलेक्ट टैक्स कलेक्ट करने के लिए ऑफिशियल्स थे। दे वर गिवन अ फिक्स सैलरी, उनको एक फिक्स सैलरी दी जाती थी। स्पाइसेस वर अपॉइंटेड टू कीप अ वॉच ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द ऑफिशियल, यानी कि जो वो गुप्तचर वगैरह होते थे उनको भी अपॉइंट किया जाता था ताकि जो वो रिवेन्यू कलेक्शन वाले जो ऑफिशियल्स हैं उन पर एक नज़र रख सकें। टैक्सेस वर कलेक्टेड फ्रॉम फार्मर्स, क्राफ्ट पर्सन, ट्रेडर्स, हर्डर्स, सबसे टैक्स लिया जाता था। दे वर एम्पायर टू इवन पनिश दोज हु डिड नॉट पे और डिसओबेड द रूल्स, और इवन उनको पनिश भी किया जाता था जो टैक्स नहीं देते हैं या रूल्स को नहीं फॉलो करते हैं उनको। पब्लिक वर्क, द किंग स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन द डेवलपमेंट एंड प्रोवाइडिंग फैसिलिटी फॉर द पीपल। भाई जो टैक्स ले रही है सरकार, मतलब राजा, तो लोगों के इंफ्रास्ट्रक्चर पे तो पैसा खर्च करना पड़ेगा। उसके वो क्या किस किस चीज़ में करते थे, रोड्स बनाने में, कुएँ खुदवाने में, रेस्ट हाउसेस बनवाने में, ट्रैवलर्स जो आते थे। एग्रीकल्चर प्रोस्पेर्ड एंड स्टोन वर्क वॉज इन द ग्रेट डिमांड। एग्रीकल्चर और जो स्टोन वर्क होता है, इनकी जो पत्थर का काम होता है, उस टाइम पर बहुत डिमांड में था। रिलीजियस ट्रांसफॉर्मेशन कैसा था उस टाइम पर, अशोका बिलीव डैट ऑल रिलीजन शुड बी रिस्पेक्टेड एंड नो वन शुड कास्ट एनी एस्पर्जन ऑन एनी वंस बिलीव्स एंड फेथ। अशोका जो है सब धर्म को रिस्पेक्ट करते थे और किसी कास्ट वगैरह में नहीं यकीन करते थे, और उन्होंने कहा था कि किसी को भी किसी भी धर्म पर या किसी के भी फेथ पर, बिलीफ पर क्या नहीं करना चाहिए, अटैक नहीं करना चाहिए या उसका विरोध नहीं करना चाहिए। अशोकाज मैसेज हेल्प इन स्प्रेडिंग ऑफ बुद्धिज़्म, अशोका के जो मैसेज हैं वो बुद्धिज़्म को फैलाने में हेल्प करते थे अलग अलग कंट्रीज़ में भी, जैसे श्रीलंका में, साउथ ईस्ट एशिया में, वेस्ट एशिया में, मेडिटरेनियन यूरोप में, सब जगह बुद्धिज़्म अशोका ने बुद्धा के जो मैसेजेस है, धम्मा जो है, वो मैसेंजर्स अपने हर कंट्री में उन्होंने भेजे हैं। द मौर्यन एम्पायर इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट पीरियड इन इंडियन हिस्ट्री। तो जो मॉडर्न एम्पायर जो है वो बहुत एक महत्वपूर्ण पीरियड रहा है इंडियन हिस्ट्री में। दिस पीरियड इज़ ऑल्सो नोन एज अ गोल्डन पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री। इस पीरियड को गोल्डन पीरियड भी बोला जाता है भारतीय इतिहास का। द लोयन कैपिटल ऑफ अशोका एट सारनाथ इज़ नाउ एडोप्टेड एज द एम्बलम ऑफ इंडिया। तो जो हमारा नेशनल एम्बलम है वो क्या है, लोयन कैपिटल है अशोका का, जो कहाँ पर है, सारनाथ में है, उसको हमारा नेशनल एम्बलम भी माना गया है। द मौर्यन एम्पायर वॉज परहैप्स द लार्जेस्ट एम्पायर टू रूल द इंडियन सब कॉन्टिनेंट अंटिल द अराइवल ऑफ ब्रिटिश। तो जो मौर्यन एम्पायर है वो लार्जेस्ट एम्पायर था इंडियन सब कॉन्टिनेंट का जब तक ब्रिटिश नहीं आए थे तब तक। इट्स डिक्लाइन बिगिन 50 ईयर्स आफ्टर अशोका रूल। तो अशोका के आने के बाद से 50 साल बाद, यानी कि अशोका के रूल के 50 साल बाद तक ये डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया था। एंड इट डिज़ोल्व इन 185 BC, ये लगभग 185 BC के आसपास ये डिज़ोल्व हो गया था विद द फाउंडेशन ऑफ सुंगा डायनेस्टी इन मगध। मगध में जब सुंगा डायनेस्टी का फाउंडेशन हुआ या उसको फाउंड किया गया सुंगा डायनेस्टी को, उसके बाद जो मौर्यन एम्पायर है वो डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया था, या बोल सकते हैं ख़त्म हो गया था। तो इस चैप्टर में इतना ही। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच।